हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं G7 के बारे में। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ सेवन, ये 7 देशों का एक समूह है और आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। और आखिर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से देश कब कब ऐड हुए। ऐसा नहीं था कि शुरू से ये G7 था। स्टार्टिंग में ये 4 देशों का समूह था, उसके बाद में इसमें एक देश और जुड़ा, वो 5 हो गया, फिर एक 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ। ऐसे करके इसमें देश ऐड होते चले गए। और उसके बाद जो है इसमें किस किस तरीके से चेंजिंग आया और आखिर किस किस सिनेरियो में इस ग्रुप 7 को बनाया गया, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, पर्पस क्या है और इसका क्या यूपीएससी में रिलेवेंस है। क्योंकि यूपीएससी का देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार प्रेजेंट में 712 पोस्ट्स इसमें प्रेजेंट में हैं। अगर आप कहेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन से लेकर डिटेल हम वीडियो बना देंगे, लेकिन हम ये आपको बता दें कि इसमें हमारा एक वीडियो है एवरीथिंग अबाउट यूपीएससी। इसका लिंक आप पा जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी। इसमें हमने अच्छे से बताया है कि इसमें पोस्ट कौन कौन से हैं यूपीएससी के, प्रीलिम्स का, मेंस का जो पूरा सिलेबस होता है उसके बारे में हमने बताया है, इंटरव्यू में क्या किस तरह का सिलेबस होता है, किस तरह का क्या वो देखना चाहते हैं एक एस्पिरेंट के अंदर, ये इस वीडियो में है। ये पूरी वीडियो 50 मिनट की है। अगर चाहे तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं पूरा, नहीं तो 2x डबल स्पीड पे लगा के भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और ये एवरीथिंग अबाउट यूपीएससी का ये बहुत ही तगड़ी वीडियो है। अगर कोई बच्चा यूपीएससी के बारे में नहीं जान रहा है तो उसको जीरो से लेके मतलब अर्श से फर्स्ट तक के सफर को ये तय करा देगा यूपीएससी का ये हमारा वीडियो। और ये डिटेल में आपको बता देगा कि यूपीएससी एक्चुअल में है क्या, उसमें आखिर यूपीएससी में जो सिलेबस, जो जिस तरह के पेपर आते हैं और उसमें सिलेबस जो मेन होता है, पूरा नोटिफिकेशन के निचोड़ पूरा इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। और कमेंट डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। G7 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो यूपीएससी अगर आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो आप लोग की नॉलेज इसमें बढ़ेगी। आप लोग और आप लोग इसको अपने कई क्वेश्चन में कोट कर सकते हैं, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी तो छोटे मोटे एग्जाम में इसको क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसके अब G7 के बारे में अच्छे से जानते हैं। देखिए G7 है क्या। G7 7 देशों का एक समूह है और ये 7 देश कौन कौन से हैं। ये 7 देश हैं हमारे: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, और इसमें एक आखिरी देश है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 7 देशों का एक समूह है। देखिए इस तरह के समूह का फॉर्मेशन इसलिए किया जाता है जिससे कि एक एकता बनी रहे, एक यूनिटी बनी रहे। और जैसे क्या होता है कि किसी देश के पास कुछ है और किसी अगले देश के पास वो चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए जापान है। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे है। जापान, वहाँ वीडियो गेम्स काफी बनते हैं। और फ्रांस ज्यादा से फेमस है अपने लड़ाकू विमान मिसाइलों के लिए। तो इस तरह से अगर कई देशों में कोई समस्या आती है तो ये सारे देश आपस में मिल लेते हैं और अपनी समस्या को सुलझा लेते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो। वैसे ये इसकी जो नींव रखी गई थी G7 की, वो रखी गई थी फाइनेंस मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर रखी गई थी, क्योंकि ये 1973 में बना था और 1973 में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी देश में। और उस समय जर्मनी जो थी वो डिवास्टेटेड इकोनॉमी थी। उस समय वहां की इकोनॉमिक कंडीशन सबसे बुरी थी और इंटायर जो भी वर्ल्ड के जितने देश हैं उन्हें जर्मनी को लोन दिया था और जर्मनी रिफ्यूज कर दिया था कि मैं इस लोन को चुका नहीं पाऊंगा। तो ये इस तरह की सिचुएशन आ गई थी। वहां पे ऑयल क्राइसिस थी। 1973 में क्या हुआ था कि अचानक से ऑयल क्राइसिस हो गई थी देश में। इससे पूरी हर देशों की इकोनॉमी जो है वो काफी डाउन हो गई थी। अरब देशों में काफी उसमें क्राइसिस था और उसकी वजह से तेल का आयात निर्यात पूरी तरह से ठप था। गाड़ियों को आप देख रहे हैं इस तरह से गाड़ियां कतार में लगी हुई थी और ये हर गैस स्टेशन बंद थे। तो इससे लोगों के किचन पे भी असर पड़ा था, क्योंकि गैस ही जब नहीं रहेगा तो आप क्या जलाएंगे। तो एलपीजी और बाकी जैसे तेल से ही चीजें सारी बनती हैं, गैस भी जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट हैं गैस के, एलपीजी वगैरह, सीएनजी, ये सारे बनते हैं गैस से। तो ये सब तेल से ही बनते हैं और ऑयल की क्राइसिस इतनी जबरदस्त थी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह की गाड़ियां आप यहाँ क्यू में देख रहे हैं। देखिए क्या हुआ, तो जब इस तरह की क्राइसिस चल रही थी तो देखिए सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर पड़ेगा यूएस पे, क्योंकि यूएस एक सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हालांकि ज्यादा बर्बाद था उस समय जर्मनी था, क्योंकि उसमें मतलब वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, फिर कोल्ड वार स्टार्ट हो गया था और यूएसएसआर की आपस में जो नहीं बनती थी उससे कोल्ड वार जो एक लंबे समय तक 1990 तक चला था। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे, अगर इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी हम सिर्फ G7 पे फोकस करते हैं। देखिए क्या हुआ था 25 मार्च 1973 को, जब इस तरह से जैसे 1973
1973 में जब स्टार्टिंग में ही इनिशियल स्टेज में क्राइसिस आ गई, तो 25 मार्च 1973 को जो यूएस के उसमें सेक्रेटरी थे जॉर्ज स्कल्स यही है, ये जो आपको दिख रहे हैं फोटो में, यही जॉर्ज स्कल है। इन्होंने एक इनफॉर्मल गैदरिंग की थी। देखिए इनफॉर्मल गैदरिंग किसको कहते हैं? इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल गैदरिंग, होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है जिसका एक प्री डिटरमाइंड एक डेट होता है, जिसका टॉपिक एकदम सेट होता है, इस तरह की। और इसका जैसे कि इंडिया मान लीजिए इंटरपोल, जैसे मैंने आपको एक वीडियो बनाया था रेड नोटिस के बारे में, तो वो वीडियो अगर आप खोलेंगे तो वो वीडियो आप रेड नोटिस हमारी वीडियो में जाके लिंक पे आप उससे देख सकते हैं। हमारे वीडियो के सेक्शन में जाके रेड नोटिस में हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें क्या होता, रेड नोटिस क्या होता था कि जैसे 2022 में इंटरपोल में इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू दिल्ली में, सारे देश आने वाले हैं जितने भी इंटरनेशनल पुलिस के हैं, तो वो एक फॉर्मल गैदरिंग है कि उसमें प्री डिटरमाइंड कि 2022 में लोग आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये था इनफॉर्मल गैदरिंग था। देखो उसमें यह था 15 अगस्त का डेट रेड नोटिस में तय है, जो मैंने आपको वीडियो बनाया था। और इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है, तो ये इनफॉर्मल गैदरिंग है। इसमें क्योंकि देखा अचानक से क्राइसिस हुआ और अचानक से इमीडिएट इमरजेंसी में हमें कोई रिस्पॉन्स करना है, तो वो हमारी इनफॉर्मल गैदरिंग हो गई। तो वो फॉर्मल नहीं था, वो इनफॉर्मल था। और ये इन्होंने किसको बुलाया था? फाइनेंस मिनिस्टर्स बुलाया था, क्योंकि शायद इसकी इकोनॉमी पे सबसे तगड़ा झटका लगा था ऑयल क्राइसिस की वजह से, जैसा कि सीन मैंने आपको दिखाया यहाँ। तो हुआ क्या कि उसमें कौन फाइनेंस मिनिस्टर को इन्होंने बुलाया, इन्होंने जो है फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया। इसमें वेस्ट जर्मनी के लोग थे। देखिए ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, इस तरह के जो देश, देखिए वेस्ट जर्मनी को कहा जाता था, वेस्ट जर्मनी को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा जाता था, और ईस्ट जर्मनी में रोमानिया, जितने डच कंट्री, जैसे डच हमारे इंडिया पे भी आके उन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो मॉडर्न हिस्ट्री का। तो वो डच जो आए थे वो वेस्ट जर्मनी में आते थे, वही ये डच वही वेस्ट जर्मनी के हैं। और जो ईस्ट जर्मनी होता था उसमें रोमानिया, हंगरी, इस टाइप के देश आते थे। लेकिन अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम वेस्ट जर्मनी को इसमें लेके चल रहे हैं। बाद में 1990 के बाद ये जर्मनी हो गया था, ईस्ट वेस्ट का बात खत्म हो गया था। तो देखिए क्या हुआ कि इसमें वेस्ट जर्मनी का इन्होंने फाइनेंस जो ये थे जॉर्ज स्कल्स से इन्होंने बुलाया, फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाया, किससे? वेस्ट जर्मनी के, फ्रांस के, यूनाइटेड किंगडम के, और यूएस तो इसमें था ही। तो अब हुआ क्या कि ये चार देश आपस में मिलने, कौन देश मिले? वेस्ट जर्मनी मिला, फ्रांस मिला, यूके मिला और यूएस मिला। ये चार देशों को इन्होंने एक इनफॉर्मल गैदरिंग बुलाई कि अब मिला जाए। अब बाकी लोग को ये था कि अब मिलना था, तो अब यूएस में ही वाशिंगटन डीसी में मिलना था, और वाशिंगटन डीसी में इन लोग को एक प्रॉपर जगह एक लोकेट करनी थी जहां पे ये लोग मिल सके। तो ये लोगों ने वो जगह चुनी, व्हाइट हाउस की वो जगह चुनी। और ये उस समय वहां के जो प्रेसिडेंट 1973 के प्रेसिडेंट है निक्सन यही है, और 1974 तक ये रहे थे वहां पे, 1974 तक ये थे वहां। उसके बाद ये हट गए थे, और ये 37th उस समय के प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो 37 ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने ऑफर किया, इन्होंने अपनी तरफ से ऑफर किया कि आप व्हाइट हाउस में आके आप मीटिंग चाहे तो कर सकते हैं। और व्हाइट हाउस के में भी उन्होंने कौन सी जगह चुनी? उन्होंने लाइब्रेरी चुनी जो कि ग्राउंड फ्लोर पे थी, लाइब्रेरी जो इनकी ग्राउंड फ्लोर की थी। और ये कुछ इस तरह की, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह की कुछ लाइब्रेरी थी इनकी। ये देखिए कितना सुंदर है। तो इस तरह की लाइब्रेरी थी व्हाइट हाउस के अंदर का, अभी भी लाइब्रेरी वहाँ मौजूद है। इसी तरह की लाइब्रेरी वो वहाँ के जो भी राष्ट्रपति जो भी इलेक्ट होकर जाता है, ये वो लोग मिलने के लिए जाते हैं, टिकट भी लगता है, वहाँ पे घूम सकते हैं आप। और ये तो ग्राउंड फ्लोर पे था, इन्होंने कहा कि आप यहाँ की मीटिंग अपनी कर सकते हैं। और ये जो उस समय का ओरिजिनल ग्रुप था, उस समय क्योंकि ये लाइब्रेरी में मीटिंग चल रही थी, इसलिए लाइब्रेरी ग्रुप कहा गया। लाइब्रेरी ग्रुप में कौन कौन आता था? वेस्ट जर्मनी आता था, फ्रांस आता था, यूके आता था और यूएस आता था। वेस्ट जर्मनी आता था, फ्रांस आता था, यूएस आता था, यूके आता था। तो ये चार देश आते थे लाइब्रेरी ग्रुप में। तो आपसे क्वेश्चन पूछते लाइब्रेरी ग्रुप में कौन से देश आते थे, तो वो आपका इसे क्वेश्चन पूछता नहीं है आपके, क्योंकि काफी ये समझ लिखता है इनफॉर्मल, जैसे मैंने आपको डिफिनेशन दिया, ये इनफॉर्मल हो गया है प्रेजेंट के सिनेरियो में। लेकिन फिर भी आप लोग को जानना चाहिए। तो जर्मनी, फ्रांस, यूके और यूएस, ये चार था, लाइब्रेरी ग्रुप में आ गया था। अब देखिए क्या हुआ कि जब मिड 1973 की बात है, उस समय जब बीच का समय चला था, उसमें वर्ल्ड बैंक, और क्योंकि देखिए जब क्राइसिस होती है तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ही सबसे आगे आते हैं, क्योंकि ये लोग ही सबसे ज्यादा मदद करते हैं और सबसे ज्यादा पैसा भी इन्हीं लोग के पास दुनिया का इकट्ठा होता है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जापान को भी इसमें आना चाहिए आगे, क्योंकि देखिए जापान में भी जब ऑयल क्राइसिस चल रही है तो पूरे वर्ल्ड पे इसका इफेक्ट पड़ा है, तो जापान भी निश्चित है कि उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो उन्होंने प्रपोज किया कि अब जापान को भी आने चाहिए, कि इस ओरिजिनल जो चार नेशन है उसमें जापान को भी ज्वाइन करना चाहिए। तो इसमें एक इनफॉर्मल गैदरिंग फिर से बैठाई गई, जिसमें सीनियर और जितने भी फाइनेंशियल ऑफिशियल थे वो आए, और जापान भी इसमें जुड़ गया। तो अब प्रेजेंट में इसमें क्या था? यूनाइटेड स्टेट था, यूनाइटेड किंगडम था, और ये मिड 1973 में जापान भी ज्वाइन कर लिया। तो ये वेस्ट जर्मनी था, फ्रांस था। अब ये जो था G4 था, G5 बन गया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे स्टार्टिंग में कि ये कैसे G7, ये स्टार्टिंग में ही G7 नहीं था कोई, ये स्टार्टिंग में G7 नहीं था, ये बाद में इकट्ठा होते होते पहले जैसे मैंने आपको बताया G4 है, जिसको लाइब्रेरी ग्रुप कहा गया, फिर ये 5 बना,
अब प्रेजेंट में आपको 5 बता, फिर ऐसे 6, फिर ऐसे 7, फिर वैसे 8 और फिर 8 हट के फिर वापस 7 हो गया। तो ये इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आप समझेंगे इस वीडियो को, मैं इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे। तो जब जापान ज्वाइन कर लिया तो इसमें टोटल 5 देश हो गए। देखिए जापान का फ्लैग है, तो ये जब जापान ज्वाइन किया तो इसमें टोटल 5 देश हो गए। उसके बाद G6 में क्या हुआ, G6 में 1975 में इटली भी आ गया, और फिर G6 हो गया जब इटली के ज्वाइन होने से। फिर कनाडा आ गया, कनाडा के इसमें ऐड हो गया 1977 में, और ये G7 बन गया। फिर G8 रशिया भी इसमें आया। देखिए रशिया की कहानी क्या है, रशिया बाहर भी हो गया प्रेजेंट पे, तो अभी रशिया इसका प्रेजेंटली इसका मेंबर नहीं है, और ना ही इंडिया इसका मेंबर, लेकिन इंडिया पे इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है, वो हम लोग वीडियो को अंत में देखेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे। देखिए G8 में रशिया जो इसमें ज्वाइन किया था उस समय, तो उस समय रशिया 1997 में इसको ज्वाइन किया था। तो 1997 में मतलब ये जब ज्वाइन किया था, तो मैंने 1998 यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि जब ये ज्वाइन किया था इसका पर्पस पॉलिटिकल था, और जबकि यार देखिए कि इसमें सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाया गया है, मतलब जितनी भी देश की इकोनॉमी को, अगर इटली में, कनाडा में, फ्रांस में, यूके में, यूएस में और जर्मनी में अगर कोई इस तरह की समस्याएं होती इकोनॉमिकली, तो उसके लिए G7 जैसा देश था। लेकिन रशिया इसमें पॉलिटिकली आया था, रशिया का एम पॉलिटिकल था। तो रशिया इसको, जब रशिया उसमें 1977 में आया था तो ये G+1 कहा जाता था, G+1 कहा जाता था, और रशिया इसको अपने देश में इसको P8 कहता था कि वो आगे, तो ये पॉलिटिकल देखता था इसको, इकोनॉमिकली ये नहीं देखता। जबकि G7 का जो नींव रखी गई थी वो इकोनॉमिक एजेंडा के तौर पर रखी गई थी, फाइनेंशियल एजेंडा के तौर पर रखी गई थी। तो रशिया ने क्या किया कि रशिया ने कहा कि रशिया 1998 में में पहले तो वो P8 की G7+1 बना, फिर बाद में वो पूर्ण रूप से इसका मेंबर बन गया। हालांकि वो पॉलिटिकली था, तो बाद में वो निकाल भी दिया गया। तो आखिर उसका क्या सिनेरियो में हम आपको बताएंगे। देखिए IMF जो था, IMF का ये कहना था कि देखिए रशिया कैसे बाहर हुआ इससे, रशिया कब बाहर हुआ इससे, रशिया बाहर हुआ 2014 में। रशिया 1998 से 2014 यानी करीब 16 साल तक रशिया रहा था वहां। अब देखिए हुआ क्या कि जो IMF है, IMF रशिया को वो देखता था, तो IMF का ये मानना था कि रशिया जो है वो डेवलप देश नहीं है। रशिया जितना अपने आप को डेवलप दिखाता है वो नहीं है, क्योंकि देखिए IMF कहीं ना कहीं यूएसए के इन्फ्लुएंस पे था, और उस समय यूएसए USSR में था। तो अब यूरोप ये जो रशिया जैसे देश है, वो रशिया को एक अलग कंट्री के तौर पे देखना, या IMF को एक समृद्ध देश के तौर पे देखना IMF के लिए काफी मुश्किल चीज थी, क्योंकि ये यूएसए के अंदर में आता है, यूएसए के इन्फ्लुएंस में रहता है ये। तो ये इसका काफी इन्फ्लुएंस रहता है इसमें यूएसए का IMF में, क्योंकि काफी इसका पैसा रहता है, यूएसए का पैसा रहता है इसमें, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो गया, चाहे वो IMF हुआ, तो इस तरह का जो भी होता है। अब देखिए उसमें क्या था कि रशिया को डेवलप देश की तरह ही नहीं देखता था, क्योंकि रशिया राइवल था यूएस का। यूएस और रशिया में राइवलरी बहुत पुरानी है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में है। तो कह रहे उस तरह से ये लोग नहीं लड़ते, दोनों डेवलप देश है, तो दोनों की लड़ाई काफी बड़े लेवल पे होती है। तो अब ये IMF और रशिया के बीच में जो टसल था आपस में, तो इसकी वजह से रशिया IMF जो देखता था कि डेवलप देश नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। और हद हुई जब 2014 में 12 मार्च को, जब 12 या 13 मार्च की घटना होगी, उस समय क्या हुआ कि क्रीमियन वार हुआ। क्रीमिया एक एरिया था यूके से सटा हुआ, उसको रशिया ने मिलिट्री पावर यूज करके अपने अंदर विलय कर लिया था, क्योंकि वहाँ काफी डिस्टर्बेंस था। तो डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए रशिया ने उसको अंदर कर लिया था। ये अलग टॉपिक है कि क्रीमिया कैसे नेक्स्ट किया, अपने देश में कैसे विलय किया क्रीमिया का, और इस एरिया को जो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको भी इसने रशिया ने अपने अंडर में ले लिया है। तो आखिर क्या था इसकी पूरी कहानी, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप क्रीमिया एनेक्सेशन के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, तो हम आपको अपनी वीडियो में बता देंगे। फिलहाल अभी देखिए, अभी हम बताते हैं आपको कि जैसे IMF, मैंने बताया आपको कि IMF जो है 2014 में उसको पसंद नहीं करता था, तो उसी के बाद IMF ने कहा कि G7 रशिया जो है, रशिया ने खुद को क्रिटिसाइज किया काफी यूएसए ने, तो उसके इन्फ्लुएंस में रशिया को इस G7 से बाहर निकाल दिया गया। तो जो उसमें G8 जो था उसे बाहर निकाल दिया गया। तो प्रेजेंट में अब कितना बचा, अब G7 अब यानी रशिया निकल गया 2014 से, अब G7 है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। रशिया को तो 2014 में निकाल दिया गया, लेकिन 2020 में क्या हुआ कि यूएस प्रेसिडेंट आए जब डोनाल्ड ट्रम्प थे, तो इलेक्शन के पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि रशिया को रीज्वाइन कर लेना चाहिए, रशिया को सोचना चाहिए कि हम इसमें रीज्वाइन भी कर सकते हैं। और उसने इन्वाइट किया, और उसने सिर्फ रशिया को नहीं इन्वाइट किया, उसने ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया, इंडिया को भी इन्वाइट किया, साउथ कोरिया को भी इन्वाइट किया कि अभी लोग वापस आए और इस G7 में आपस में मिल जाए। देखिए यहाँ पे पॉलिटिकली मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि पॉलिटिक्स में जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसने PM मोदी को इन्होंने बुलाया, और PM मोदी को भी इनवाइट किया, PM मोदी गए भी थे। 2019 में इनका लास्ट मीटिंग हुआ था, 45th मीटिंग इनका लास्ट था, 45th मीटिंग इनका हुआ था। अभी 45 मीटिंग अभी तक हो चुकी है G7 की, उसके बाद कोरोना ही आ गया था। तो देखिए उस समय क्या था कि
2020 में इलेक्शन था, तो इलेक्शन के इन्फ्लुएंस में आके भी डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया को भी इनवाइट किया, ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया, साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया, क्योंकि ये सारे जो देश हैं इनमें इनसे इनका वोटर कहीं ना कहीं, इनके अमेरिका में तो लगभग हर देश के लोग रहते हैं, वहाँ सिटीजनशिप होती है, तो लगभग हर देश के लोग वहाँ जाके अपने अमेरिका में कंपनियों में काम करते हैं और फिर वहीं के बाशिंदे हो जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं और वहीं अपना वो अपने हाउस, अपना घर बना लेते हैं, तो उनको वोट करने का अधिकार होता है वहाँ। तो 2020 में उनके पास ग्रीन कार्ड, जिसके पास ग्रीन कार्ड है उनको वोट करने का अधिकार है, तो ग्रीन कार्ड उनके वो लोग ले लेते हैं। तो इसलिए जानता था कि उसके मेंबर जितने भी देश हैं, अगर मैं उनको जैसे ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को, साउथ कोरिया को मैं अंडर ले लेता हूँ अपने, तो काफी मुझे फायदा मिलेगा इलेक्शन में। तो ये इसका एक पॉलिटिकल व्यू था, पॉलिटिकल एंगल था अगर आप देखना चाहें तो, और इसलिए इन्होंने जो है बुलाया। और फिर ये क्या कहते हैं, एम्नेस्टी एक्सटर्नल अफेयर ने एक बात ये भी कही थी कि जो इन लोग को, मोदी जी को बुलाया गया, मोदी इंडिया मेंबर नहीं है G7 देश का, लेकिन उसको बुलाया गया दोनों के बीच में, जो इनको फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उन्होंने इनको बुलाया था मोदी जी को, उसके बाद यूके के जो हैं उन्होंने बुलाया था, डोनाल्ड ट्रम्प ने बुलाया था, तो ऐसे ही लोग बुलाया था। तो ये पर्सनल केमिस्ट्री, एमईओ ने अपने स्टेटमेंट में कहा था उस समय कि ये हुई थी 24 अगस्त के समथिंग, 24 अगस्त के आसपास इनकी मीटिंग हुई थी, 24 या 25 अगस्त को, और उस समय जो है मोदी को इन्होंने बुलाया और वो कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि ये उनका मतलब एक पर्सनल केमिस्ट्री है दोनों के बीच में, कि जो डोनाल्ड ट्रम्प हो चाहे मोदी जी, इन लोग की पर्सनल केमिस्ट्री, ये इनवाइट कर रहे हैं और मोदी जा रहे हैं। हालांकि मोदी उस समय यूएई के दौरे पे भी थे, बहराइन के दौरे पे भी थे, तो इस वजह से मोदी का 2-3 देशों में और दौरा था, तो मोदी फ्रांस होते हुए गए थे, तो फ्रांस भी मोदी चले गए थे, तो फ्रांस में मीटिंग हुई थी। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे बड़ी बात ये कहा जाता है कि कोई भी देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमीज, हमारे कोई भी परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी नहीं होता है। ये इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा लेसन है कि आपका कोई भी परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमीज नहीं होता है। ये बस क्या होता है, परमानेंट इंटरेस्ट होता है, परमानेंट इंटरेस्ट होता है। कोई परमानेंट ना हमारा दोस्त है ना हमारा कोई परमानेंट दुश्मन है। इंटरनेशनल रिलेशन में कहा जाता है इसको कि हो सकता है टुडे इंडिया और चाइना में भी इशू हो, पर हो सकता है कल को ये दोनों सबसे बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो इंडिया पाकिस्तान में से इशू चला, हो सकता है कल को इंडिया पाकिस्तान में बहुत अच्छा दोस्त बन जाए। तो ये कुछ भी कहा जा सकता, कोई कुछ कह नहीं सकते इसमें कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इंटरनेशनल रिलेशन में कहा गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। और कोई भी देश किसी का दोस्त किसी का दुश्मन नहीं है भाई, हमारा आपसे जम रहा है, हमारा आपसे इंटरेस्ट है, तो आप हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन सबसे अच्छा होता है। तो जैसे आप देखे होंगे कि एक समय था कि जब इसी यूएसए के प्रेसिडेंट जो थे उस समय के, उन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान को जब उसमें युद्ध चल रहा था 1973 में, तो 1971 में, तो उसमें उन्होंने अपना 7वां बेड़ा भेजा था मारने के लिए इंडिया को। और उस समय जब उसमें लोंगेवाला में पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, और बांग्लादेश जब फॉर्म हुआ था तब की बात है 1970 में, तो यही अमेरिका था जिसने अपना जो है 7वां बेड़ा भेज दिया था इंडिया को मारने के लिए। और फिर वही बाद में यही बाद में अब 2020 में क्या हुआ है, 1970 में क्या था कि उन्होंने इंडिया को तबाह करने के लिए 7वां बेड़ा भेजा था अमेरिका ने, और अब वही क्या है कि यूएसए जो है वो हाउडी मोदी का के अपने देश में मोदी जी को पिज्जा बर्गर खिला रहा है। तो ये इस तरह से किस तरह से सिनेरियो चेंज होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा लेसन है जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसे हमेशा याद रखिए, अपने पर्सनल रिलेशन भी काफी हद तक इस पर डिपेंड करते हैं, और आप पर्सनल लेवल पे भी आप काफी इससे ग्रोथ कर सकते हैं। अब देखिए तो सब तय ही है, लेकिन मेजर पर्पस अगर देखा जाए इसका यह था कि देखिए डिस्कस करने का और एक्ट करने का, जैसे कि तो कोई इशू है तो किसी इशू को लेके जैसे G7 के जितने भी देश हैं वो आपस में मिलेंगे और इशू को डिस्कस करेंगे, और जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम है उसको भी देखेंगे। ये इन्वाइट भी कर सकते हैं किसी दूसरे देश को कि भाई अगर 6 देश के प्रेसिडेंट एक जगह मिल रहे हैं तो उसमें 7वें देश को भी इन्वाइट कर लो, अगर वो उसमें आते हैं तो वो आके अपनी बात को भी रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज होता है कि इसी बहाने लोग मिल लेते हैं। तो मिलते हैं, इससे क्या होता है, कॉलेजेस में रियूनियन होता है, तो रियूनियन का तो ऐसे ही आदमी रियूनियन कर लेता है, लेकिन G7 में क्या है, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके एक फॉर्मल गैदरिंग होती है। जब इसकी नींव रखी गई थी तो इनफॉर्मल गैदरिंग के तौर पर रखी गई थी, लेकिन बाद में ये फॉर्मल गैदरिंग हो गया। फॉर्मल गैदरिंग का मतलब होता है कि लोग फॉर्मली एक दूसरे से मिलते हैं, किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, एक्ट करते हैं, और जिसे इसमें है कि ग्लोबल प्रॉब्लम को कंसर्न करने के लिए था। और ये इसका फोकस स्पेशली होता है इकोनॉमिक इशू, इसमें ज्यादा पॉलिटिकली इधर उधर की बातें नहीं की जाती हैं, इकोनॉमिक इशू पे स्टिक रहता है आदमी, एक कि भाई फाइनेंस से रिलेटेड बातें होती हैं। 1970 में से ये ग्रुप बना था, उस समय उस ग्रुप में डिस्कस किया गया था फाइनेंशियल क्राइसिस, मॉनेटरी सिस्टम को, और बहुत ही मेजर वर्ल्ड क्राइसिस को लेकर, तो जैसे कि ऑयल शॉर्टेज उसमें हुआ था, इसमें मैंने आपको बताया ही है।
तो ये सारा था। अब देखिए G7 का पावर क्या है, अब हमको बता दें शक्तियां क्या है इसके पास। देखिए इसमें जितने भी देश हैं वो लीडिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो वो मान के चलिए 50% से ज्यादा का वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर इस तरह के देश आपस में मिलते हैं तो एक अच्छे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा होता है। दूसरा कि सारे देश समृद्ध हैं, इनके पास गोल्ड रिजर्व भी सबसे ज्यादा है। तीसरा कि काफी पावरफुल है, अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी और प्रोड्यूसर है, ये न्यूक्लियर एनर्जी काफी बड़े लेवल पे ये प्रोड्यूस करते हैं। और ये साथ ही साथ ये ग्लोबल, ये इतने काबिल हैं कि ग्लोबल एजेंडा सेट कर सकते हैं। मतलब किसी टॉपिक पर ये चाहे तो कुछ नया नॉन बने, मान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ करना हो तो ये बड़ा कोई भी काम को ये बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इतने समृद्ध हैं, इतने कैपेबल हैं ये कि ग्लोबल एजेंडा किसी भी टॉपिक पे ये शेयर कर सकते हैं अपना। तो ये इनकी ताकत होती है। अब देखिए इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इसमें देखिए प्रोटेस्ट कुछ इस तरीके का देख रहे हैं आपको, यहाँ पे बॉयकॉट G7 इस तरह का प्रोटेस्ट, तरह के लोग प्रोटेस्टिंग ग्रुप चलते रहते हैं। आगे प्रोटेस्ट होते क्यों हैं, कई रीजन है, मैं आपको कुछ रीजन इसमें बता देता हूँ। देखिए पहली बात है कि अब जितने भी अफ्रीकन देश हैं, मिडिल ईस्ट यानी कि जो सीरिया इराक ईरान इन सब के देश, इनमें कोई भी इनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो इनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है है, तो ये लोग बॉयकॉट करते थे। ठीक उसी तरह जैसे साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था 1928 में, तो उसमें इंडियंस ने बॉयकॉट किया था क्योंकि उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के नहीं थे। तो ठीक उसी तरीके से ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट के जितने भी नेशन है वो उन्हें क्या कहते हैं, वो उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये खाली मतलब इन लोगों का मानना है कि आपस में ये लोग करते रहते हैं और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों का ये लोग ध्यान नहीं देते, तो इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं और चाहते हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। अब G7 के जितने लीडर हैं वो इनका ये इन लोग का ये मानना है, जितने प्रोटेस्टिंग ग्रुप हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं उनका मानना है कि वो एक गैप क्रिएट करते हैं। कौन कैसा गैप कि एक हैव नॉट्स। हैव नॉट्स का क्या मतलब है कि मतलब किसी के पास न्यूक्लियर पावर, जैसे मैं आपको बताया कि पावर होता है इनका लीडिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री, गोल्ड रिजर्व है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ग्लोबल एजेंडा सेट करने की क्षमता है। तो वो कह रहा है कि ये जब ये सातों देश मिल जाते हैं तो ये सातों मतलब एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर पाएंगे, गोल्ड रिजर्व इनके पास ज्यादा होगा, न्यूक्लियर एनर्जी भी ज्यादा होगी, ग्लोबल एजेंडा ये कोई सी भी एजेंडा पे काम कर सकते हैं, ये अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो है, और बाकी के जो देश जो कि इसका मेंबर नहीं, जैसे इंडिया नहीं है, अफ्रीका नहीं है, मिडिल ईस्ट के देश नहीं है, अरब कंट्रीज नहीं है, तो ये लोग के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमिकली। तो इसको भी लेकर लोग करते हैं कि भाई अगर इससे एक मतलब एक होता नहीं ऊंच नीच, एक कोई देश ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, कोई देश कम समृद्ध रहेगा, कोई देश ज्यादा पावरफुल होगा, कोई देश कम पावरफुल होगा। एक पावरफुल लोग एक ग्रुप बना लेंगे और जितने लोग कमजोर हैं उनका अलग ग्रुप हो जाएगा। तो इससे क्या है कि कमजोर ग्रुप और कमजोर हो जाएगा, पावरफुल ग्रुप और पावरफुल हो जाएगा। तो इससे गैप क्रिएट होगा और इसी गैप की चर्चा यहाँ पे ये मतलब इनका करना है, ये करते हैं बहुत वाइड गैप बन जाएगा। और एक तीसरा इनके ऊपर ये भी इल्जाम लगता है कि कैपिटलिज्म को काफी फेवर करते हैं ये मतलब कि जैसे कि कैपिटलिस्ट इनकी जो सोच होती है वो मनी माइंडेड होती है, कि ये सोचते हैं कि सिर्फ पैसा इनको बनाना है। कैपिटलिज्म को कहा जाता है कि कैपिटलिज्म को हमेशा कई जगहों पे क्रिटिसाइज किया जाता है, और कि मतलब जैसे अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है तो इसमें कहा जाता है कैपिटलिज्म को कि कैपिटलिज्म अच्छा नहीं है, कैपिटलिज्म से के लोग से पैसा करा होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पास होता है, बिजनेसमैन होते हैं। तो ये इनका मानना है। तो इनका यही कहना है कि ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते, इसलिए इस तरह के प्रोटेस्ट चलते रहते हैं और लोग बॉयकॉट करने की बात करते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं हो। ट्रेड एनर्जी ट्रांजिशन जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो जैसे लोग मिलते हैं आपस में देश में, तो देश आपस में मिलकर किसी निर्णय पे पहुंचे तो किसी किसी देश में उसका मतलब उसकी किसी चीज के किसी अगर लोग कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय के लिए कि अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म उसका चलता है। और रिफ्यूजी, जैसे रिफ्यूजी दिखा है यहाँ पे, फूड सोवरेनिटी, रिफ्यूजीज वेलकम, तो इस तरह के लोग प्रोटेस्ट करने का अपना अपना एक तरीका होता है। उनका कहना है कि न्याय नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की कुछ सिनेरियो बन जाता है। करना होता है ब्लॉक G7 को ब्लॉक करिए, कैपिटलिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये सारा था इस वीडियो में। हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। कैसा लगा हमें वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा हमें नीचे। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे अपनी वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में हम इस वीडियो का लिंक डाल देंगे, और कमेंट सेक्शन में भी हमारे इस वीडियो का लिंक रहेगा जिसमें आप यूपीएससी के बारे में डिटेल में, अगर आप एक नए कैंडिडेट हैं तो यूपीएससी के बारे में कंप्लीट आप जान सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा हमारा, और चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। और साथ ही साथ अपने आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं हमसे, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे बाकी की प्लेलिस्ट में जाके बाकी की प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए